फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नोवेल को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट रेजोनेंस। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जिया साम्राज्य त्यांजू प्रांत में। जून का सूरज तप रहा था और अपनी गर्मी में साउथविंड शहर को झुलसा रहा था। साउथविंड अकादमी के एक उज्जवल विशाल प्रशिक्षण क्षेत्र में कई यंग चेहरे देखे जा सकते थे। यंग लड़के और लड़कियां सभी प्रशिक्षण करते हुए थे और कमल की मुद्रा में बैठे थे। वे एक संकल्प में व्यवस्थित थे और उनकी निगाहें केंद्र की ओर निर्देश थी जहां दो आकृतियां एक तेज तरार में दल रही थी। हर बार जब उनकी लकड़ी की तलवारें टकराती तो पूरे प्रशिक्षण क्षेत्र में स्पष्ट बजने वाली आवाज़ें सुनाई देती थी। दोनों ही द्वितीयबाज यंग थे, लगभग 15 या 16 साल के थे। दाईं ओर का युवक काफ़ी दुबला पतला और सुंदर था। उसकी आंखें जीवित थी और उसका व्यवहार भी सुंदर था। उसके शानदार चमड़े के कपड़ों पर ही वहाँ मौजूद कई युवतियाँ की निगाहें अपनी ओर खींच ली। जाओ लीलू, एक विशेष रूप से बहादुर युवती ने समर्थन में जयकारा लगाया। लीलू का प्रतिद्वंदी एक और युवा था, लेकिन वो ज़्यादा मासूम था। उसका चेहरा काफ़ी क्रूर लग रहा था और उसकी त्वचा सांवली और काली थी और लीलू के बीच का द्वंद्व लगभग एक आदमी और एक काले भालू के बीच की लड़ाई जैसा लग रहा था। जब उसने युवती को लीलू के लिए जयकारे करते सुना तो वो जलन से मुंह बनाने लगा। फिर दहाड़ते हुए बोला, लीलू, मैं अब और पीछे नहीं हटने वाला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे फर्श का तख्ता हिलने लगा। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार से लीलू पर वार किया। तलवार हवा में चीरती हुई चीखती हुई लग रही थी। लीलू की नजरें चमक उठी जब उसने तलवार की परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा। वो अचानक आगे की ओर उछला और एक नीलगल की तरह फुर्ती से आगे बढ़ते हुए उसने एक भयंकर भारी हमले को टाल दिया। विस्फोट स्टेप, किसी ने प्रशंसा के भाव से चिल्लाकर कहा। पैरो स्टेप सिर्फ एक बुनियादी अनुवाद कला थी जिसे वहां मौजूद बहुत से लोग जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग लीलू के कौशल के स्तर के साथ इसे यूज़ करने में सक्षम थे। लीलू ने उड़ती हुई गोरैया की तरह उस बल्किस्ट युवक की ओर वार किया, फिर अचानक तलवार खींचने जैसी हरकत की। जैसे ही उसकी तलवार उसके दुश्मन की छाती की ओर बढ़ी, प्रकाश की एक किरण अविश्वसनीय गति से चमक उठी। कम फुर्तीली तलवार एक और ने आश्चर्य से पुकारा। लीलू का वार मृग के घुमावदार सींगों की तरह आगे की ओर चमक रहा था, एक ऐसा हमला जो तेज और क्रूर दोनों था। देखने वाले लोग प्रशंसा में आए भरने से खुद को रोक नहीं पाए। साउथविंड अकादमी का सबसे प्रतिभाशाली छात्र वास्तव में अपने प्रतिष्ठा पर खतरा उतरा है। जब उसने देखा कि लीलू उस पर हमला कर रहा है तो उस बलवान युवक के चेहरे पर भाव बदल गया। हालांकि वो खुद को भी कोई आसान प्रतिबंधी नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपना बलपूर्वक खुद को स्थिर किया और फिर तेजी से कई कदम पीछे की ओर छलांग लगाई। ठीक इसी समय उसके हाथ से एक हल्की चांदी जैसी चमक निकली जो लकड़ी की तलवार को थामे हुए एक धुंधले चांदी के भालू की हथेली का रूप ले रही थी। चमक के साथ एक हल्की गहरी भालू जैसी धार थी जो उस बॉडी बिल्डर युवक के शरीर के भीतर से कहीं से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वहां मौजूद कई छात्रों में से एक ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, यह झाओ कुओ का 5th कक्षा का सिल्वर बियर रेजोनेंस है। ऐसा लगता है कि वो इसे वाकई गंभीरता से ले रहा है। कई अचंभित चीखों के साथ झाओ कुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया जिससे उसके नीचे फर्श पर दरारें दिखाई देने लगी और उसने लीलू की ओर एक जोरदार प्रहार किया। उसकी भारी लकड़ी की तलवार में एक प्रतिभाशाली शक्ति की आभा भरी हुई थी और उसके साथ हवा का एक तेज झोंका था जो तलवार के ऊपर एक तेज चांदी की चमक भी तेज जिसे जम रही थी। क्रूर
बलवान युवक दहाड़ते हुए बोला और उसने आती हुई तीखी तलवार छाया पर एक जोरदार प्रहार किया। अब धमाका, दोनों तलवारें इतनी जबरदस्त ताकत से एक दूसरे से टकराई कि लीलू की लकड़ी की तलवार टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। अंत में पूरी लकड़ी की तलवार उस शक्तिशाली प्रभावशाली भूरे जैसे प्रहार से उड़ गई। इस जबरदस्त शक्ति का सामना करते हुए लीलू दर्जनों कदम पीछे की ओर गिर गया। खुद को स्थिर करने के बाद लीलू ने अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी लकड़ी की तलवार के अवशेषों को देखा, फिर एक असहाय हंसी निकाली। ठीक है साहब, तुम जीत गए। आह, यह देखने खेदनायक आवाज़ एक साथ कई युवती के मुंह से निकली जब उन्होंने उसकी घोषणा सुनी। हालांकि देखने वाले कई युवकों ने खुशी से हल्की सी हंसी निकाली। अपने स्वास्थ्य के चरम पर कामुक युवकों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से लीलू के प्रति काफ़ी जलन महसूस करते थे, क्योंकि वहाँ मौजूद हर एक लड़की ने उसके प्रति बहुत स्नेह दिखाया था। क्या अफसोस की बात है, लीलू का हमला स्पष्ट रूप से ज़्यादा घातक था। जब अनुनाद कलाओं को लागू करने की बात आती है तो वह झांकुओं से काफ़ी बेहतर है। अगर यह तथ्य न होता कि उसने अभी तक अनुनाद को जागृत नहीं किया है तो वह निश्चित रूप से इस द्वंद्व युद्ध को जीत जाता। एक दर्शक ने मूल्यांकन किया और दूसरे ने कहा, मैं सहमत हूँ, झांकुओं के पास 5th टियर का सिल्वर बियर रेजोनेंस है जो उसे आश्चर्यजनक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा मुझे संदेह है कि उसकी अनुदान शक्ति 5वीं सील तक भी पहुंच गई है। वह दूसरे स्कूल के सबसे मजबूत सदस्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। लीलू निश्चित रूप से अनुवाद कला सीखने और उसका उपयोग करने में विश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, लेकिन वह बिना किसी अनुनाद के पैदा हुआ है। यह एक लाइलाज कमजोरी है। चाहे आप अनुनाद कला को लागू करने और उसका उपयोग करने में कितने भी कुशल क्यों ना हो, अगर आपके पास रेजोनेंस अनुनाद शक्ति का पर्याप्त शक्तिशाली आधार नहीं है तो आपको हमले बहुत कम के नहीं होंगे। हाँ, आपको उस पर दया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचिए, लीलू कौन है? वो जिया साम्राज्य के 4 महान घरों में से एक हाउस लोलान का यंग मास्टर है। उसके माता पिता बदले में राज्य में सबसे कम उम्र के ड्यूक से 10 साल के छोटे से समय में उनका नया स्थापित हाउस लोलान तेजी से 4 महान घरों में से एक बन गया है। न केवल वे जिया साम्राज्य में प्रसिद्ध है, बल्कि उन्होंने हमारी सीमाओं से भी ख्याति अर्जित की है। उफ, यह सब पुराना इतिहास है। 3 साल पहले नोबल वॉर के दौरान उनके माता पिता लापता हो गए थे और तब से हाउस लोलान बहुत कमज़ोर हो गया है। और मैंने सुना है कि उसके अनुसार हाउस लोलान के भीतर ही वर्तमान में बहुत असंतोष है। भविष्य में ये टूट भी सकते हैं। मुझे संदेह है कि वह ज़्यादा समय तक यंग मास्टर रह पाएगा या नहीं। हो, क्या ये सच है? हाउस लोलान की वर्तमान में नेता जियान किंगे है ना, हमारे वरिष्ठ सहपाठियों में से एक है। जब यह नाम सामने आया तो वहाँ मौजूद सभी लड़कों की आंखों में उत्साह भाव उभर आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान किंगे नाम साउथविन अकादमी के इतिहास में पौराणिक स्थिति तक पहुंच चुका था। फिर भी जब उन्हें लीलू के साथ उसके विशेष संबंध याद आए तो उत्साही नजरें लीलू पर टिकी गई जो काफ़ी अजीब थी। जब वहाँ मौजूद एक लड़की आपस में फुसफुसाते और गपशप करते हुए आए तो जाओ को लीलू के पास गया और फिर उसके कंधे पर थपथपाया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम ठीक हो? अनुचित लाभ उठाने के लिए मुझे दोष मत दो। लीलू ने हंसी लगाई। जाओ को सीधे साधे किस्म के व्यक्ति थे और उन दोनों के बीच आमतौर पर अच्छे संबंध थे। उस आदमी ने भी कोई नियम नहीं तोड़ा था। यह तथ्य है कि वो एक खाली प्रतिध्वनि के साथ पैदा हुआ था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह इसके लिए जाकुओ को दोष नहीं दे सकता था। एक अधेड़ उम्र का आदमी काफ़ी देर से उन दोनों को किनारे से देख रहा था। आखिरकार उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। इस आदमी का नाम जू शान्यू था और वो एक सेकंड स्कूल का शिक्षक था। जू शान्यू
की आंखों भी बहुत पछतावे से भरी हुई थी। लीलू वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह किसी भी अनुवाद कला को एक औसत व्यक्ति की तुलना में तेजी से सीखने में सक्षम था। इस मामले में उसने स्पष्ट रूप से अपने दो अविश्वसनीय माता पिता की तरह काम किया था और वास्तव में वह उनसे आगे निकल गया था। दुर्भाग्य से यह तथ्य कि वो एक ब्लैंक पैलेस के साथ पैदा हुआ था उसके लिए काफ़ी परेशानी साबित हुआ जब उसकी अनुनाद शक्ति में सुधार करने की बात आई। जब मनुष्य प्रशिक्षण लेते थे तो उन्हें अपने स्वयं के अनुनाद पर निर्भर रहना पड़ता था और इसे अपने आधार के रूप में उपयोग करना पड़ता था और वे अपने अनुनाद का उपयोग दुनिया की प्राकृतिक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए करते थे, फिर इसे शरीर के रूप में जीने जाने वाली शक्ति में परिवर्तित करते थे। रेजोनेंस पावर के अनगिनत विभिन्न प्रकार थे, लेकिन अधिकांश लोग मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था: तात्विक अनुनाद और पाशविक अनुनाद। तात्विक प्रतिध्वनि विभिन्न तत्वों से है जो हेवन और अर्थ को भरते हैं, जैसे कि जल, अग्नि, वायु या गर्जन। और बीस्ट के प्रतिध्वनि के लिए लोगों के अनुसार मानव सभ्यता की शुरुआती सुबह के दौरान एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति था जिसने अनगिनत जानवरों की आत्माओं को निगलकर मानवता को मजबूत करने का प्रयास किया। फिर इन आत्माओं को विभिन्न मानव रक्त रेखाओं में डाल दिया, जिससे अब बीस्ट प्रतिध्वनि कहलाने वाली चीज़ पैदा हो गई। सामान्य तौर पर बीस्ट नेचुरल प्रतिध्वनि और बीस्ट प्रतिध्वनि दोनों को मोटे तौर पर 9 अलग अलग ग्रेड में विभाजित किया जा सकता है। आमतौर पर जब कोई मानव बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो उसके शरीर के भीतर अनुनाद महल के नाम से जाना जाने वाला एक केव दिखाई देता है। एक बार जब यह प्रकट हो जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से उस बच्चे के प्रतिध्वनि को जन्म देता है। उदाहरण के लिए साओकुओ केल ने अपने अनुनाद महल के भीतर एक 5th टियर के सिल्वर बियर अनुनाद को जगाया था। यह स्पष्ट रूप से कई बीस्ट अनुनादों में से एक था। यह अनुनाद जबरदस्त ताकत देने में माहिर था और जब उसकी अपनी पावर अनुनाद शक्ति के साथ संयुक्त किया गया तो यह वास्तव में विनाशकारी स्तर की शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। और यहीं पर लीलू की समस्या थी। भले ही उनका अनुनाद महल प्रकट हुआ था, लेकिन महल के भीतर कोई अनुनाद प्रकट नहीं हुआ था। कहने की बात यह है कि उसका ब्लैंक पैलेस तो है पर उसमें कोई रेजोनेंस पावर नहीं है, लेकिन महल के भीतर कोई रेजोनेंस नहीं है। यह पूरी तरह से ब्लैंक है। इस तरह के मामले अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और आमतौर पर इसे ब्लैंक पैलेस के रूप में संदर्भित किया जाता है, चूँकि उसके पास प्राकृतिक दुनिया से ऊर्जा खींचने और उसे रिफाइन करने के लिए आधार के रूप में काम करने के लिए कोई रेजोनेंस नहीं था। इसलिए उसके लिए उच्च स्तर की रेजोनेंस शक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। यही मूल कारण था कि उसे साओकुओ ने अभी हराया था। उसके महल में कोई रेजोनेंस पावर नहीं थी। अकेडमी ने यह समझाने के लिए पहले ही कई अलग अलग परीक्षण किए थे कि ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार उसके माता पिता दोनों ही बेहतरीन व्यक्ति थे और अकेडमी के उच्च स्तरीय सदस्यों को उससे बहुत उम्मीदें थी। उन्हें शुरू में विश्वास था कि भविष्य में वह निश्चित रूप से जिया साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तरीय अकेडमी एस्ट्रोसेज कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम होगा। जब लीलू ने पहली बार साउथ विंड अकेडमी में प्रवेश लिया तो वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। उसने अनुनाद कला में प्रशिक्षण के लिए एक बिल्कुल आश्चर्यजनक योग्यता का प्रदर्शन किया। उसे तुरंत इसके प्रथम विद्यालय में प्रवेश दिया गया था, जहां पूरे तियानजू प्रांत के सबसे प्रतिभाशाली छात्र एकत्रित होते थे। अफसोस, जैसे जैसे समय बीतता गया और सभी छात्रों ने अपने रेजोनेंस प्रकट करना शुरू कर दिया, उनकी मौजूद समस्या ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। अब तक वह अकेला ऐसा छात्र था जिसके पास एक रेजोनेंस मंगल था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था।
इसके कारण हालांकि वह हमेशा अन्य छात्रों की तुलना में नई कलाएं सीखने में तेज था, लेकिन उसकी रेजोनेंस शक्ति बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। अब तक उसकी प्रतिध्वनि शक्ति वास्तव में प्रथम अकादमी के लिए औसत से नीचे गिर गई थी। अनुनाद कला सीखने का पूरा उद्देश्य अपनी अनुनाद शक्ति को अधिक प्रभाव के लिए लागू करने में सक्षम होना था, लेकिन यदि आपकी अनुनाद शक्ति शुरू से ही कमजोर थी और खैर, अनुनाद कलाओं की सबसे गहन उपलब्धि की भी एक सीमा होती है। लीलू को कई प्रशिक्षणों से गुजरने के बाद प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लीलू के शरीर में स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह की रेजोनेंस की कमी है। भविष्य में उसके लिए अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद प्रथम विद्यालय की प्रतिध्वनि संरचना ने तुरंत अनुरोध किया कि लीलू को प्रथम विद्यालय से हटाकर द्वितीय विद्यालय में भेज दिया जाए। सच कहें तो यह समझ में आता है कि पहला स्कूल वह जगह थी जहां सबसे प्रतिभाशाली छात्र इकट्ठे होते थे और शिक्षक बस यह नहीं चाहते कि लीलू दूसरों को पीछे रखे। लेकिन निश्चित रूप से दूसरा अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ठीक उसी समय लीलू के माता पिता दोनों गायब हो गए थे। उनके चले जाने के बाद अब्सुलुलान जल्द ही 4 महान घरों में सबसे कमजोर बन गया। उनकी स्थिति अब काफ़ी अजीब थी और अंततः लीलू को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। जू शानियों ने खुद से हाँ भरी। जब लीलू पहली बार दूसरे स्कूल में आया था तो जाओ कुओ उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। अब एक स्टेटमेंट बाद ही जाओ कुओ उससे पछाड़ने में सक्षम था। अगर वह ये जारी रखा तो अगले सेमेस्टर के दौरान दूसरे स्कूल में उसकी रैंकिंग में गिरावट जारी रहने की संभावना है। जब तक वो अपने प्रदर्शन को नाटकीय रूप से सुधार नहीं कर पाता है, तब तक ये संभावना थी कि उसे हॉस्टल से कॉलेज में प्रवेश मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जू सानियो जितना ज़्यादा लीलू के शांत सुंदर चेहरे को और उसके सौम्य व्यवहार को देखता था, उतना ही ज़्यादा उसे दया आती थी। वो जानता था कि इस लड़के अविश्वसनीय रूप से मेहनती था, लेकिन उसके माता पिता इतने शानदार थे कि हर किसी को उसके अविश्वसनीय उम्मीदों थी, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा जबरदस्त दबाव का स्रोत बन गई। यह कहावत तो सभी जानते हैं कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्राय बेकार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे के कारणों पर गहराई से विचार करते हैं। लीलू ने अपनी ओर देख रहे लोगों की दया भरी निगाहों पर एक नज़र डाली, अपने कपड़ों से कांटों को झाड़ा, फिर पैर मोड़कर बैठ गया। बेशक वो अच्छी तरह से जानता था कि वे सब क्या सोच रहे थे। एक ब्लैक पैलेस है ना, इससे यह तो पक्का हो गया है कि उसके भविष्य की संभावनाएं धूमिल थी। लेकिन लीलू ने थोड़ा मुस्कुराया। वो अनजाने में अपने पेड़ के निचले हिस्से को छूने के लिए नीचे हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पास एक रहस्य था जो किसी को नहीं पता था। उसके गुंजयमान महल में तथाकथित रिक्त प्रतिध्वनि से कहीं अधिक था। इस दुनिया के साधकों के लिए सबसे पहले उसके शरीर में एकल अनुनाद महल को जन्म देंगे। बाद में वे ड्यूक स्टेज में पहुंचेंगे तो उनका दूसरा रेजोनेंस के मिलेगा। अंत में किंग स्टेज में पहुंचने पर उन्हें तीसरा मिलेगा। हालांकि जिया साम्राज्य में ड्यूक की संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। जब जिया साम्राज्य कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद राजाओं के बारे में लगभग अनसुना था, लेकिन निश्चित रूप से कोई निष्पक्षता नहीं थी। माना जाता है कि कुछ विशेष रूप से धन्य व्यक्ति थे जिनके पास ड्यूक चरण तक पहुंचने से पहले ही दूसरा अनुनाद महल प्राप्त करने का मौका था। यह स्वाभाविक रूप से हुआ क्योंकि उनकी अनुनाद शक्ति उन्नत हुई, लेकिन संभावनाएं अविश्वसनीय रूप से कम थी और यही बात लीलू को खास बनाती थी। हालांकि वो अभी भी शुरुआती 10 मोहरों के चरण में था। उसके शरीर में सिर्फ एक ब्लैंक पैलेस नहीं था, उसके पास 3 थे जो पूरी तरह से अनसुना था। आमतौर पर केवल सर्वोच्च विशेषज्ञों के पास ही 3 महल होते हैं जो किंग स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन किसी तरह यह उनके शरीर के भीतर प्रकट हो गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि तीनों महल खाली थे। एक खाली प्रतिध्वनि होने का मतलब था कि आपके भविष्य की संभावनाएं धूमिल हो
थी, लेकिन 3 खाली प्रतिध्वनि। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास भविष्य था या नहीं? लीलू ने कहा। भरी उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, जैसे लीलू ने इन सभी मिश्रित भावनाओं को महसूस कर रहा था। जाओ कुओ उसके पास आकर बैठ गया। जाओ कुओ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने अभी भी अपनी अनाथ समस्या को समाधान नहीं किया है ना? लीलू ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। यह देखकर जाओ कुओ ने भी असहाय आह भरी। दरअसल वो जानता था कि यह एक पागलपन सवाल था। एक व्यक्ति एक प्रतिध्वनि के साथ पैदा होता है, ये जन्मजात होता है, और न ही किसी ने कभी सुना था कि कोई बाद में किसी खाली महल को किसी और चीज से भर दे। स्पष्ट रूप से लीलू एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा था। दोनों के बीच बातचीत को देखकर जू सान्यू युद्ध के मैदान में चला गया। लीलू को प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहने के बाद उसने मुड़कर उपस्थित कई छात्रों से कहा, सभी अगले महीने महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शुरू होने वाले हैं। कॉलेज में प्रवेश पाने की आपकी संभावनाएं प्रशिक्षकों में आपके मार्गदर्शन पर निर्भर करेंगी। मैं आप सभी से कड़ी मेहनत करने का आग्रह करता हूँ। सभी छात्र चुप थे और उनके चेहरे पर गंभीरता देखी जा सकती थी। उनकी सालों की मेहनत अगले महीने होने वाली टेस्ट पर केंद्रित थी। अगर वे कॉलेज में दाखिला पा ले तो उनके भविष्य की संभावनाएं और बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद जू सान्यू ने घोषणा की कि कक्षा समाप्त हो गई है। लीलू और जाओ कुओ अन्य छात्रों के साथ चलते हुए बाहर निकल गए। मैं अपनी अनाथ कलाओं का प्रशिक्षण लेने में कुछ समय और बिताने जा रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो तुमने आज मुझे बहुत डरा दिया था। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी अनुवाद शक्ति थोड़ी और होती तो तुम मुझे हरा देते। जाओ कुओ ने प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकलने के बाद आह भरते हुए कहा। फिर उसने लीलू की ओर हाथ हिलाकर अलविदा कहा। लीलू ने जाओ कुओ को जाते हुए देखकर मुस्कुराई। वो सच जानता था। जाओ कुओ को डर था कि इस हार के बाद लीलू का मूड खराब हो गया है और इसलिए वह उसे कुछ समय अकेले में बिताने चाहता था। जाओ कुओ को यह समझ में नहीं आया कि अब तक लीलू ने इन सब की आदत हो चुकी है। लीलू ने अपनी नजर हटा ली, फिर मुड़ा और पेड़ों से भरी सड़क पर चल पड़ा जो अकेडमी से बाहर जाती थी। चलते चलते उसे कई छात्र मिले और उनमें से सभी भी, चाहे वे मैन हो या वुमेन, जब भी गुजरते उसे देखते। यह सिर्फ उसके अच्छे दिखने की वजह से नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अब अकादमी में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसकी निगाहों के सामने लीलू ने अभ्यास से भरी उदासीनता बनाए रखी। वह तब तक रास्ते पर चलता रहा जब तक वो अकादमी के गेट पर नहीं पहुंच गया। वहाँ जहाँ वो रुक गया उसके सामने बड़ी संख्या में छात्र थे जो सभी जीवंत तरीके से बोल रहे थे। ये सभी छात्र एक बहुत ही खास नीले पत्थर की दीवार, साउथ विंड अकेडमी की सम्मान दीवार को घेरे हुए थे। इसमें उन सभी शक्तिशाली व्यक्तियों का वर्णन था जिन्होंने कभी साउथ विंड अकेडमी से स्नातन किया था। अब तक सभी छात्र वॉल ऑफ ऑनर को अनगिनत बार देख चुके थे। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें इसे बहुत पहले ही जांचते परखते थक जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से आज वे इस पर काफी ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लीलू ने अपने होठों से कोड़े। उसे पता था कि क्या हो रहा था। यहाँ के ज्यादातर छात्र उसकी वजह से हैं। लीलू ने अपनी नजर सम्मान की दीवारों पर एक बहुत ही खास बिंदु पर घुमाई। उस बिंदु पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जिसमें में से प्रकाश की किरण निकल रही थी, जो धीरे धीरे एक लंबी विलो जैसी और लगभग संजीव आकृति में बदल रही थी। यह आकृति एक लड़की की थी। उसने साउथ विंड अकादमी के मूल स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। एक हल्का नीला कैप, एक साधारण सफेद अंगरखा और एक छोटी काली पोशाक। उसके पास लंबे सुंदर पैर थे जो बिल्कुल सफेद और आंखों को भाने वाले थे। उसके चेहरे की विशेषताओं भी वैसी ही थी
खूबसूरत थी। उसकी सुंदर उभरी हुई नाक, लंबी और मोटी पतले और बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा थी। यह सब देखने में बहुत ही आकर्षक थे, लेकिन उसकी आंखें ही थी जो उसे हर किसी के दिमाग में बसाती थी। उसकी पुतलियाँ सुनहरी थी और उसमें पवित्रता की एक अवर्णनीय भावना कर रही थी। अगर आप उन्हें काफ़ी देर तक देखते रहे तो आपको दबाव का एहसास होने लगेगा। उसकी निगाहें बहुत शांत थी और वो सीधे सामने की ओर देख रही थी। उसका एक हाथ उसके पतले कूल्हों पर था और दूसरा हाथ एक भारी तलवार की हैंडल पर टिका हुआ था। जो कोई भी उसे देखता उसे तुरंत उसमें से ताकतवर भयंकर आलसीपन की अनुभूति होती। वह वास्तव में एक सोल को झंझोर देने वाली लड़की थी। दोनों ही रूपों और ताकत के मामले में उसके पर्यवेक्षण के पीछे की दीवार पर उसका नाम लिखा था, जियान किंगे। वो साउथ विंग एकेडमी की चकाचौंध करने वाली वह स्टार ग्रेजुएट में से एक थी, जो 9वीं कक्षा के लाइट रेजोनेंस और इतनी प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी कि जिया साम्राज्य के अनगिनत लोग आश्चर्य में डूब जाते थे। एकेडमी में सिर्फ 2 साल बिताने के बाद उसे तुरंत एस्ट्रल सेज कॉलेज में भर्ती कर लिया गया था। हालांकि उसने अभी तक अपनी स्नातक पर शिक्षण नहीं दी थी। पिछले 100 सालों में वो दियांशु प्रात में एक ऐसा सम्मान पाने वाली एकमात्र व्यक्ति थी। अब तक वो साउथ एकेडमी की एक फेमस लड़की बन चुकी थी और उसके बाद दाखिल लेने वाले कई छात्र व्यवहारिक रूप से उस जमीन की पूजा करते थे जिस पर वो चलती थी। वास्तव में वो अब पूरे जिया साम्राज्य में आश्चर्य रूप से प्रसिद्ध हो चुकी थी। लीलू कुछ पलों तक जिया किंगे के प्रोजेक्शन को देखता रहा। फिर उसने देखा कि कई लोगों की निगाहें उसकी ओर घूम गई थी। उन निगाहों में आक्रोश, ईर्ष्या और हैरानी के भाव थे। लीलू ने अपनी अभ्यासपूर्ण उदासीनता को बनाए रखा। उसे ठीक से पता था कि वे उसे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान किंगे, जिसे साउथ एकेडमी के पुरुष और महिलाएं दोनों छात्र लगभग देवी की तरह पूछते थे, की 2 अन्य स्थितियाँ थी। उसे बचपन से ही उसके माता पिता ने प्रशिक्षण किया था और वो उसकी मंगेतर थी। यह दूसरे शब्दों में कहें तो वो उसकी होने वाली वाइफ थी।